नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस ने सतपुली ब्लॉक के अध्यक्ष कीरत सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि जिला अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण कीरत सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से पार्टी की गरिमा भंग हो रही है और साथ ही साथ पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है, और जिसके बाद जिला अध्यक्ष की प्राथमिक सदस्यता को निष्कासित कर दिया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जनपदों के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आपको बताते चले कि इस दौरान सभी जिला अधिकारियों ने संबंधित डीएफओ को बैठक के दौरान निर्देशित भी किया। सभी विभागीय परिसंपत्तियों को, एसेट्स को सितंबर माह के अंत तक फेसिंग कराने के अनुसूचित जो है वो किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि इसके साथ ही प्रत्येक जनपद के पर जो पूर्व में लैंड बैंक बनाने के लिए निर्देशित दिए गए थे, उनको भी गंभीरता से अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्य सचिव ने वन विभाग को भूमि स्थानांतरण से संबंधित सभी प्रकरणों पर एसओपी बनाने के भी निर्देश दिए। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में कैचीधाम और मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपको बताते चले कि स्थिति यह है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार यात्रा में 300% तक की बढ़ोतरी हुई है, और ऐसे में पर्यटन विभाग कैचीधाम में भी चार धाम की तरह रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को शुरू करने जा रहा है। और यही नहीं, आपको बताते चले कि कैचीधाम में पर्यटकों की संख्या को लेकर केयरिंग कैपेसिटी का भी जो है आकलन किया गया है, और साथ ही साथ उत्तराखंड में चारधाम की तर्ज पर कैचीधाम में भी पर्यटकों की संख्या को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। दरअसल कैचीधाम में हर महीने करीब 2 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं, और जिससे यातायात व्यवस्था की दिक्कतें भी सामने आने लगी है। और ऐसे में कैचीधाम में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने इसको लेकर प्लान भी तैयार किया है, जिससे बढ़ती पर्यटकों की संख्या को व्यवस्था के लिए लिहाज से सुनिश्चित किया जा सकेगा। और साथ ही साथ पर्यटन विभाग के सचिव के मुताबिक पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी सुविधा देने के लिए सरकार का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दिए हैं कि जैसे हमारे लद्दाख में एक अल्ट्रा मैराथन होता है और पूरे वर्ल्ड में वो पॉपुलर भी है, बहुत सारे मैराथन में प्रतिभाग करने वाले वहाँ पे आते हैं। अगस्त सितंबर के महीने में वहाँ पे होता है। तो हम लोग भी अपने हायर एल्टीट्यूड्स में अल्ट्रा मैराथन को प्रमोट करने जा रहे हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। तो अक्टूबर के माह में ये मैराथन आपकी होगी गुंजी में, और गुंजी से आदि कैलाश की तरफ चलते हुए लगभग आना और जाना अगर रूट अगर आप देखते हैं तो लगभग 72 किलोमीटर का वो मैराथन होगा, अल्ट्रा मैराथन। और ये 3-4 कैटेगरीज में होगा। तो ये पहली बार हम लोग उत्तराखंड में इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं, कुछ एक नई चीज़ हम लोग एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए करें। और ये साल भर ऐसा नहीं कि इसी बार ये आयोजित होगा, ये हर साल ये आयोजित होगा। एक आपका व्यास वैली में आयोजित होगा, और दूसरा नीतीमाणा में जो मलारी की तरफ है, तो वहाँ पर ये मेरा अल्ट्रा मैराथन हम लोग आयोजित करेंगे। वो मई जून के महीने में उसको आयोजित करेंगे। तो जो हमारा ये अल्ट्रा मैराथन हमारा गुंजी वाला स्टार्ट होगा, वो अक्टूबर के माह में स्टार्ट होगा। डेट 1-2 दिनों में हम लोग इसको फाइनल करने के बाद आप लोग का अवगत करा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दिए हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि इस प्रेजेंटेशन में अवगत कराया गया है कि वर्तमान समय में PMGSY योजना का चौथा चरण गतिमान है। तो वहीं यह योजना
2645 गांव को शामिल करते हुए 9500 किलोमीटर की सड़क बनाने का लक्ष्य है। तो आपको बताते चले कि विभाग के द्वारा इंस्पेक्ट टू परफेक्ट एवं डेवलप ऐप के जो है वो लगातार किया जा रहा है और जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता बेहतर रखें ताकि उसकी प्रगति भी तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अब खबर पटेल नगर से है, जहां पर स्थित बीएसएनएल कार्यालय में सभा जो है वो की गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल की अध्यक्षता में दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां पर बैठक में सांसद ने बीएसएनएल नेटवर्क की गुणवत्ता सुधारने, हर 3 माह में नियमित बैठक आयोजित करने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सांसद ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लंबित वेतन व पीएफ भुगतान पर नाराजगी जताई और शीघ्र ही समाधान करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि जैतनवाला और नारायणवाला के टावर लगाने तथा 5G जो सेवा है उसको जल्द से शुरू करने के लिए भी बात कही गई है। तो साथ ही साथ बैठक में टीएसी सदस्य के साथ साथ बीएसएनएल के भी तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में मानसून की बरसात यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आपको बताते चले कि बादल फटने, लैंडस्लाइड और अतिवृष्टि के कारण बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और जिससे आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी भी 55 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें कि नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कों के साथ साथ छोटी सड़कें भी शामिल हैं और लगातार जिनको खोलने का कार्य भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी को मानसून में अब तक 90 करोड़ का नुकसान पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग की प्राथमिकता है कि 4 धाम के श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था दी जा सके और इसके साथ साथ छोटे गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों से लगातार लिंक बनाए जा रहे हैं। लगातार इसको मॉनिटर करते रहते हैं और एक हमने सिस्टम डेवलप किया है जिसमें रियल टाइम डेटा एंट्री होती रहती है और हमको मालूम चलता रहता है कि वर्तमान में कहाँ पे कितना इशू है और कौन सी रोड बंद है, कौन सी रोड कितनी देर में खुलेगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 55 रोड हैं जो बंद हैं पूरे प्रदेश में, जो हमारे विभाग के अंतर्गत आती हैं, और NH ये दोनों मिला के 55 रोड बंद हैं। उसको खोलने का काम किया जा रहा है। प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी रोड खोली जाए। जो महत्वपूर्ण रोड है, प्रायोरिटी वाइज जनपद की जो प्रायोरिटी है, जनपद में जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक चलता है उसको पहले हम लोग प्रयास करते हैं खोलने का। उसी हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी अपनी डिसाइड करते हैं। मैंने ये भी डायरेक्शन दिया है कि कोई भी रोड खोलने में अधिकतम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और अगर 2 घंटे से ज़्यादा लगने की संभावना है या लगता है कि ज़्यादा समय लग सकता है तो उसकी सूचना डायरेक्टली मुझे दी जाए, शासन में दी जाए, जिससे कि हम लोग उसके लिए फिर और प्लानिंग कर सकें कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्या और व्यवस्था करनी है, कहीं से रिसोर्स मोबिलाइज करना है, कुछ करना है। खबर रुड़की से है, जहां कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। आपको बताते चले कि इसी बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रशासन के द्वारा पहले से ही निरीक्षण किए जा चुके हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि एसपी का कहना है कि कांवड़ यात्रा पुलिस के लिए एक जरूरी चुनौती भी जरूर है, लेकिन पुलिस हमेशा तैयार रहती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कांवड़ रूट पर सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी लगा दी गई थी ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की जा सके। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ के रूप में हुड़दंग मचाने वालों पर भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा पिछले कई सालों से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा एक आयोजन है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे डाइवर्जन प्लान, रूट प्लान
होल्डिंग एरिया, वो सब चीज़ें आइडेंटिफाइड हैं। और थोड़ा इस बार हमारा मानना है कि जो कांवड़ शिव भक्त हैं वो ज़्यादा आएंगे, तो उस हिसाब से फोर्स की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे नगला इमरती देख रहे हैं, डाइवर्जन चलाते समय हमारा बहुत क्रूशियल पॉइंट ये हो जाता है। तो इसमें कैसे क्या, इसमें एक एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर, सीओ साहब, इस रैंक के ऑफिसर यहाँ पर हैं। हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से हम सर्कुलेट कर रहे हैं। तो एक अच्छा कांवड़ होगा, हम इसको बेहतर करेंगे। देखिए, हुड़दंगियों को लेके 1-2 घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में हुई है। हम ऐसे हुड़दंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ FIR होगी, जो लीगल कार्रवाई ली जानी वो हम जरूर करेंगे। और कल वाले इंसिडेंट में भी हमने मुकदमा दर्ज किया है और उनको अरेस्ट किया है। खबर रामनगर से है, जहां रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पीर बाबा के मजार को रेलवे विभाग के द्वारा प्रशासन के सहयोग से JCB की मशीन लगाकर हटा दिया गया है। आपको बताते चले कि यह मजार ग्राम लुट्टाबड़ में रेलवे पटरी के पास स्थित थी और जहां पर रेलवे की भूमि पर बनी मजार को प्रशासन की टीम के द्वारा तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि SDM प्रमोद कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक रामनगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी 7 से ज्यादा मजारों पर बुलडोजर चलाया गया है और इस दौरान कार्रवाई में SDM प्रमोद कुमार के साथ साथ रेलवे विभाग के भी सीनियर सेक्शन के अभियंता अखिलेश कुमार के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। ये मजार रेलवे की भूमि पर लोटाबड़ नामक स्थान में थी और इसमें कुछ न कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक अवैध रूप से मजार यहाँ पर बनी हुई है। इसमें रेलवे विभाग के अधिकारियों से वार्ता की थी, उनको बताया गया था, उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी। इसके पश्चात रेलवे विभाग के और प्रशासन और पुलिस सभी के सहयोग से इस मजार को वहाँ से हटा दिया गया है। और अब तक कुल कितनी मजारें रामनगर क्षेत्र में तोड़ दी गई? अभी तक लगभग 7 से अधिक मजारें हम लोगों ने यहाँ पर जो अवैध रूप से निर्मित थी उनको हटा दिया गया है। जब बहुत आगे भी है ऐसी मजारें, ये अभियान जहाँ पर भी अगर ऐसे अवैध मजार दिखाई जाएंगी तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते उनको हटाया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और स्पेशल टास्क फोर्स ने देहरादून उत्तराखंड में धूम्रपान करने वालों को चेतावनी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के STF के द्वारा ब्रांडेड कंपनी की नकली सिगरेटों के बड़े जखीरे को बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड STF ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नकली सिगरेट के व्यापार करने वालों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और साथ ही साथ ब्रांडेड कंपनी की 22,000 से ज्यादा नकली सिगरेट की डिब्बियों को भी बरामद किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां CM पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ लिया है। जी हां, आपको बताते चले कि दरअसल यह लोग साधु का वेश धारण कर आमजन को गुमराह कर रहे थे। तो वहीं लंबे समय से इनकी शिकायतें भी मिल रही थी और जिसके बाद क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान ये सभी पकड़े गए हैं। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए SSP परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि हरिद्वार के धार्मिक गरीबा से कोई भी समझौता नहीं होगा। तो वहीं कांवड़ मेले से पहले पुलिस का ये सख्त संदेश है कि फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिखी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के उसमें एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देखिए, अभी क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है, आपको कल तक मैं इसके बारे में सही जानकारी दे पाऊंगा। अब खबर डोईवाला से है, जहां पर ब्लॉक में पंचायत चुनाव से जुड़े नाम वापसी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि ब्लॉक की रिटर्निंग अधिकारी विनय कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि कुल 61 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं और इसमें 18 ग्राम प्रधान, 6 क्षेत्र के पंचायत सदस्य और 37 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के उम्मीदवार शामिल हैं। नाम वापसी के बाद अब डोईवाला ब्लॉक में विभिन्न पदों के लिए कुल 971 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि आगामी 18 जुलाई को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 28 प्रत्याशियों का जो है नामांकन किया गया था
जिसमें से 971 वैध नामांकन पाए गए थे। आज उसमें से जो है वार्ड सदस्य के रूप में 37 लोगों ने नाम वापस ले लिया, प्रधान में कुल 18 लोगों ने नाम वापस लिया और क्षेत्र पंचायत में 6 लोगों ने नाम वापस ले लिया। और इस प्रकार जो है विदेशी में हमारे 2 लोग जो है निर्विरोध चुने गए, जिसमें मारखम ग्राम तृतीय से पिंकी और दुधली से जो है गौरव हो गए। इसी तरह एक हमारे प्रधान भी निर्विरोध हो गई, कोर्सी से पूनम देवी। तो ये रहा। अभी हम आगे की प्रक्रिया है कि आज हम जो है पूरी सूचनाएं बना लेंगे और फिर 18 तारीख को जो है प्रत्याशियों को हम उनका चिन्ह आवंटित कर देंगे। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर मोदी योगा रिट्रीट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले देवेंद्र मान को राजा की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान संस्कृति को बचाने और भारत को विश्व गुरु बनाने को लेकर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, और जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रपति भूपेंद्र मोदी ने दावा किया है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के जरा जो पूर्ण में निर्देश दिए थे, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो निर्देश दिए गए उसके क्रम में और पूर्व में अप्रैल से ही मेरे द्वारा इस संबंध में तैयारियां की जा रही थी और समस्त विभागों के साथ बैठकें की गई थी। उसी के आधार पर यहाँ की जो मेन समस्या है वो लगभग पानी की, बिजली की और सफाई की, ये 3 जो मुख्य समस्याएं हैं ये लोगों ने संज्ञान में लेके आए थे और उनके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए समय समय पर जो पत्रकार बंधुओं के द्वारा उनके पुराने अनुभव थे उसके आधार पर जो फीडबैक दिया था उसके आधार पर भी हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं। यहाँ के कांवड़ियों का उत्साह, उल्लास, उमंग, ऊर्जा देखकर मन प्रसन्न हो गया। और अच्छी बात यह है इसमें 95% सारे युवा हैं, युवा भाई बहन। ये बहुत बड़ी बात है। सनातन की ऊर्जा पूरे भारत को बदल रही है और सनातन वही है जो सबको साथ लेकर चलता है। वही सनातन है जो सब में ऊर्जा का संचार करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र देता है। और यहाँ आकर लोग देखते हैं जैसे भोले बाबा का सारे गण उनका परिवार है। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग के लिए 6 जुलाई 2025 के राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के द्वारा जारी आदेश पर कड़ा एतराज जताया था। आपको बताते चले कि जिसमें जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि यदि किसी उम्मीदवार का नाम 1 से ज्यादा ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय की मतदाता सूची में दर्ज है तो उसके नामांकन पत्र को रद्द न किया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने इस मुद्दे पर कहा कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम एक्ट 2016 संशोधित 2019 की धारा 9 की उपधारा 6 और 7 साफ तौर पर यह बात कहती है कि ऐसे किसी भी प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार्य नहीं होगा जिसका नाम 2 अलग अलग सूचियों में है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रतिकार किया गया था, विरोध किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल जी के पत्र का, जिसमें उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया था कि किसी भी प्रत्याशी का नामांकन सिर्फ इस बिना पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिए कि उसका 2-2 सूचियों में नाम हो। तो ऐसे में हमने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम एक्ट 2016 का धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उदाहरण देते हुए कहा था कि पंचायती राज अधिनियम इसका हकदार या अधिकार नहीं देता है किसी भी प्रत्याशी को कि उसके नाम 2-2 मतदाता सूची में हों। इस बाबत आज उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कि चीफ जस्टिस माननीय न्यायाधीश ने अपना आदेश देते हुए इस पूरे प्रकरण पर स्टे लगा दिया है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 2-2 मतदाता सूची में नाम होना गलत है। तो कहीं ना कहीं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक बार फिर सत्य की जीत हुई और ये जो गोरख धंधा सत्तारूढ़ दल ने पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में फैला रखा है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही ऋषिकेश, मुनिकीरेती, लक्ष्मण झूला और उसके साथ साथ नीलकंठ में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो वहीं आप
बता दें कि नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहले ही दिन हजार कांवड़ियों की आबाद हुई। तो वहीं आपको बता दें कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र हर हर भोले के जयकारों से पूरे तरीके से गुंजयमान हो गया। तो आपको बता दें कि लगातार कांवड़ का दौर जो है इस समय जारी है और लगातार कांवड़िया जो है वो अपनी यात्राओं को शुरू कर चुके हैं और लगातार शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेला शुरू होते ही कांवड़ियों के डूबने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी आपको बता दें कि ताजा मामला हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम घाट का है, जहां पर उत्तर प्रदेश से आए एक कांवड़िया तेज बहाव के चपेट में आ जाने के कारण बहने लग गया और जिसके बाद उसने पुल पर बंद ही जंजीर को पकड़ लिया और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने भी सकुशल कांवड़ियों को रेस्क्यू कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार एसडीआरएफ के एसआई आशीष त्यागी ने इस पर बताया कि आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे एक कांवड़िया जो कि प्रेमनगर घाट पर नहा रहा था और जिसके बाद युवक अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगा। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी ने किन्नर समुदाय के द्वारा शादी जन्म जैसे अवसरों पर मनमानी बधाई वसूल करने के विरोध में प्रदर्शन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर जोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए, ये जो मामला है ये बोर्ड बैठक में भी उठा था और तब जो संबंधित माननीय पार्षदगण हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि इस प्रकार की कोई भी नीति यदि नगर निगम के स्तर पर कहीं भी बनाई गई है, राज्य स्तर पर या पूरे देश भर में भी, तो उसको एक बार प्राप्त कर लिया जाए, उसके विषय में फिर विवेचना की जा सकेगी। इस प्रकार का अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नगर निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय को समाज कल्याण के स्तर पर बेहतर तरीके से समाज कल्याण विभाग के द्वारा टेकअप किया जा सकता है और इसमें अगर कोई विशेष निर्देशिका मिलती है तो निश्चित रूप से नगर निगम उसे लागू कराएगा। देखिए, किन्नर समाज द्वारा जो बधाइयाँ ली जा रही हैं, हमें बधाई से नाराज़गी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं वो बधाई दरें निर्धारित हों, क्योंकि हमारे कई साथियों का जिन्होंने मुझे फ़ोन से संपर्क किया उनका मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं नगर निगम से कि वो किन्नरों समाज की जो बधाई दरें हैं वो निर्धारित करें। हाल फिलहाल में एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब का एक पत्र हमें मिला है जिसमें उन्होंने बोला है कि आवास में और एक लड़की की जन्म पे बधाई दरें नहीं दी जाएंगी। जब मेरी उनसे बात हुई तो वो बोल रहे हैं वो उनका आदेश नहीं है। बेसिकली जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं जिस हिसाब से ये बाकी टैक्स लगा रहे हैं, स्टेट टैक्स, ये टैक्स, इन सबको हम बोलना चाहते हैं कि इनकी जो बधाई दर नगर निगम पर राइट है और ये कर सकता है, बाकी प्रदेशों में भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।